गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ क्या क्या थी, डिफरेंट राजाओं की, जो उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रखे थे या ऑफिशियल्स रखे थे, वो बेसिकली स्लेव्स जो उनके थे, यानी उनके गुलाम जो थे, जिन पर वो ज़्यादा भरोसा करते थे, उनको वो जिम्मेदारी दी थी। इसके अंदर इसके अलावा आपने एकता और इक़्तिदार सिस्टम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाउ वर द पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों ही एम्परर का नाम इसलिए दिया गया था, इसलिए कंपेयर किया जा रहा है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ ये पढ़ी थी कि ये दो ही केवल एक ऐसे एम्पायर थे जिन्होंने सक्सेसफुली पूरे इंडिया पर रूल किया था। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि इन्होंने लगभग पूरे इंडिया पे जो सदर्न या फिर डेक्कन पोर्शन है, सदर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया, उस पर जीत हासिल करी थी और वहाँ पर अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था। केवल दो ही राजा है पूरी दिल्ली सल्तनत में। इनके अलावा जो अदर राजाज थे उन्होंने भले ही लंबे समय के लिए, उनकी 2 से 3 पीढ़ियाँ उन्होंने राज की, पर लेकिन उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जब हमने गैरिसन टाउन वाला पोर्शन पढ़ा था तो उसमें ये था कि गैरिसन टाउन, जहाँ पर इनके फोर्टिफाइड महल किले थे, वहाँ तक किसी भी टाइप का हेल्प ऑर्डर जाने में बहुत परेशानी होती थी। जो लोकल रूलर्स उन पर अटैक करते थे, पर लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी 2 ऐसे रूलर थे जिन्होंने गैरिसन टाउन पर भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और अपना एक किंगडम सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया था। इसीलिए इन दोनों राज्यों के बारे में, इनकी पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पढ़ते हैं। इन 1299 द मंगोल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय चंगेज खान 1206 कंट्रोल एशिया एंड यूरोप। 1299 में मंगोल एक देश का नाम था, मंगोल एम्पायर, उनको इसको इस्टेब्लिश किया था चिंगेज खान ने, ओके, 1206 में, जो कि पूरे एशिया और यूरोप को कंट्रोल करता था। चिंगेज खान का जो किंगडम का अगर साइज देखें तो वो यूरोप और एशिया 2 कॉन्टिनेंट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करता था। ओके, मंगोल्स इन्वेडेड ट्रांसोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1299 एंड इन बिटवीन 1299 एंड 1314 दे ट्राइड टू एंटर इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू एस्टैब्लिश देयर रूल मैनी टाइम्स। However, they faced a steep opposition from the Sultan Alauddin Khilji and later from Mohammed bin Tughlaq. अब इसी दौरान जब वो ईरान पर उन्होंने अटैक किया था इन द ईयर 1219, अटैक करके उसको इन्वेड कर लिया था, मतलब उसको जीत लिया था। इसके बाद उनका नज़र इंडिया पर पड़ी। 1299 से 1340 तक बहुत सारे अटैक्स किए गए, पर लेकिन इन अटैक्स को पूरा जवाब केवल 2 ही राजाओं ने दिया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी थे और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने चंगेज खान को इंडिया में एंटर करने नहीं दिया था। दे अप्रोच टू बोथ सुल्तान्स वेरी वाइड। ओके, अब द अप्रोच जो दोनों सुल्तान्स का था, उन दोनों ही सुल्तान, भले ही दोनों ने चंगेज खान को इंडिया में एंटर करने नहीं दिया, बट दोनों के ही अप्रोच, यानी कि उनका शासन करने की जो नीति थी वो दोनों की अलग थी। ओके, अब सबसे पहले हम अगर बात करें उनकी स्ट्रेटेजी की, तो both the rulers used completely different strategies to overcome Mongol threat. While Alauddin Khilji used a defensive strategy, Muhammad bin Tughlaq used an offensive strategy and decided to directly attack the invaders to scare from invading Delhi again. अब दोनों स्ट्रेटजी देखिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो स्ट्रेटजी थी वो डिफेंसिव था, मतलब अब जब सामने वाला अटैक करता था उसका इंतजार करता था, फिर उसके बाद अटैक करता, डिफेंस के फॉर्म में। वैरस मोहम्मद बिन तुगलक बहुत एग्रेसिव थे, वो उनके अटैक करने से पहले ही अटैक कर देते थे। ओके, इन फैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू प्लान ए कैंपेन अगेंस्ट द मंगोल्स। आफ्टर डिफीटिंग द मंगोल्स इन द इनिशियल इन्वेशन, मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू अटैक द मंगोल एम्पायर एंड एक्सपांडेड हिज किंगडम। ड्यू टू सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज ही गिव अप दिस प्लान। और उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था कि पहले तो जब इनिशियली जब मंगोल्स ने चाहा कि इंडिया में एंटर हो, तो पहले उनको अटैक करके ही उनको रोक देगा सक्सेसफुल वे। फिर उन्होंने एक प्लान ये बनाया कि क्यों ना हम मंगोल एम्पायर को पर अटैक कर दें और उसको अपने अंडर में ले लें। बट हालांकि उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से उनको इस प्लान को छोड़ना पड़ा। ओके, अब आते हैं इनके फोर्टिफिकेशन यानी इनके किलों के बारे में। Alauddin Khilji, as per his defensive strategy, constructed a new garrison town, Siri, for his troops. Garrison town में पहले बता चुका हूँ, ऐसा किला जहाँ पर इनकी सेनाएं, इनके हथियार सब कुछ रखे रहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के लिए उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किया गया सीरी में उनकी फौज के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ऑन द अदर हैंड डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम द रेसिडेंट फ्रॉम दिल्ली दौलताबाद
ओके इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके उल्टा ही एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उन्होंने दिल्ली से अपना कैपिटल हटा के दौलताबाद ले गए थे। आज के प्रेजेंट डे में वो औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। ओके दिल्ली से वो महाराष्ट्र की तरफ उन्होंने बढ़ गए थे। Instead of establishing a new garrison town for his soldiers, Tughlaq had to shift his capital back to Delhi. Daulatabad did not have sufficient water for drinking and agriculture purpose. But लेकिन महाराष्ट्र के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर पानी की कमी थी, इनफैक्ट आज भी है ना। तो उस समय जब पानी कमी हुई तो वो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाए और एज ए रिजल्ट उनको दौलताबाद यानी महाराष्ट्र से वापस दिल्ली में अपना कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा। तो ये दो बड़े ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कि सिंस उन्होंने जो कैपिटल शिफ्ट किया इसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई उनके एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और बहुत से पीपल्स को पानी ना होने की वजह से एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो भुखमरी की हालत हो गई। एज ए रिजल्ट इस वजह से ये जो मंगोल्स पर जो उनका अटैक करने का प्लान था वो कंप्लीट नहीं कर पाया। जो मेन रीज़न यही था कि जो इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल उसमें प्रॉब्लम्स हुई और फाइनली इनको वापस से दिल्ली में ही अपने कैपिटल वापस से बसाना पड़ा। ओके ये इनके फोर्टिफिकेशंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन टैक्स और करेंसी की। उस समय किस तरह से टैक्स और करेंसी दोनों राजाओं के बीच में क्या मतलब कैसे ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और उनकी करेंसी कैसे थी। Alauddin collected tax in the form of farm produce to feed his army and paid their salary in cash. अलाउद्दीन खिलजी का जो भी फार्मर जो भी एक्टिविटीज़ जितना करते थे उसके साथ जितना भी टैक्स निकलता था उसको कलेक्ट करता था और वो अपने जो भी सोल्जर्स थे उनको सैलरीज प्रोवाइड करता था बट इन फॉर्म ऑफ कैश यानी पैसे के फॉर्म में। Whereas मोहम्मद बिन तुगलक also paid the salaries in cash by introducing the first token currency of India. हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कैश में ही पैसा मतलब सैलरी दी पर लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो सोने की मुद्राएं थी चांदी की मुद्राएं थी इन सब चीज़ों में उन्होंने कैश पे किया था। बट लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इंडियन करेंसी स्टार्ट की थी या टोकन स्टार्ट किया था करेंसी ऑफ इंडिया। ओके इंडियन करेंसी के हिसाब से उन्होंने करेंसी बनाई थी जिससे कि सोल्जर्स को उन्होंने पे किया था। अलाउद्दीन वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आल्सो प्रिस्क्राइब रेट एट विच गुड्स वुड बी sold and controlled by the market trust so that people would buy their supplies at reasonable rate। इसके साथ साथ ये अलाउद्दीन खिलजी का ही एक आइडिया था कि उन्होंने सारे रेट्स फिक्स्ड कर दिए थे बाजार में कि आप इसी रेट पर मतलब उनके किंगडम में इसी रेट पर आपको सामान बेचना होगा। कोई ऐसे पहले के टाइम पे कैसा था कि इंसान अपने मन मुताबिक कोई सामान बेचता था, कोई भी उसको चीज़ बेचनी थी वो अपने मन मुताबिक जो कीमत होती थी उस हिसाब से बेचता था। तो ये पहले इंसान थे राजा थे जो कि जिन्होंने ये रेट फिक्स कर दिए थे कि ताकि हर इंसान को एक रीजनेबल रेट में सामान मिल पाए। Thus he sustained the morale of his army and the people also gained more support from the while defeating the Mongols। और इसी वजह से आर्मीज भी खुश थी कि हमें सैलरी कैश पे टाइम पे मिल रही। इसके साथ साथ पीपल जो थे उनका भी सपोर्ट था कि इतना अच्छा काम कर रहा है कि इसने हमारे जो रेट्स है वो फिक्स कर दिए हैं ताकि उनको भी सब गुड्स खरीदने में प्रॉब्लम ना आए। तो काफ़ी सारा सपोर्ट मिला जो कि एक तरह से हेल्पफुल रहा मंगोल्स को हराने के लिए। The token currency proved to be ineffective from the state during the reign of Tughlaq dynasty. People started using the token currency instead of the actual gold and silver money to pay tax to the state। अब पर लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो करेंसी निकाली थी उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तुगलक डायनेस्टी में वो इनइफेक्टिव साबित हुई है ना। तुगलक डायनेस्टी में इनइफेक्टिव स्टार्ट हुई। ओके पीपल स्टार्टेड यूजिंग टोकन करेंसी। उन्होंने जैसे पहले सोने और चांदी की मुद्राएं चलती थी उसको हटा के पीपल सब इन करेंसी पर डिपेंडेंट हो गए थे जिसकी वजह से कि जो खजाना था राजा का जो खजाना था राज खजाना होता उसमें कमी आना स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ तुगलक ने अपना कैपिटल भी शिफ्ट किया था। ओके तो जिसकी वजह से जो उनकी जो प्रजा थी उनको भूखमरी की हालत देखनी पड़ी है ना, फेमाइन बोलते हैं जिसको कि। एज ए रिजल्ट मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। दिस लेड टू ग्रोइंग एंगर अमंग्स पीपल अगेंस्ट तुगलक ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज कंट्रोल। ही हैड लॉस्ट द कंट्रोल्स ऑफ मैनी अदर सदर्न रीजन्स। इससे मैंने आपको बता रखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों से दिल्ली सल्तनत में ऐसे राजा थे जिन्होंने सदर्न या फिर सदर्न पार्ट्स पर एक्वायर किया था। बट लेकिन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जो कैपिटल शिफ्टमेंट हुई थी उससे काफ़ी लोगों को भूखमरी हुई थी, काफ़ी लोग मरे थे जिससे कि वहाँ की प्रजा पर काफ़ी गुस्सा था जिसकी वजह से उनका जो सदर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया था उस पर मोहम्मद बिन तुगलक का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो गया जिसकी वजह से उनकी आर्मी तो स्ट्रांग नहीं हो पाई और वो जो उनका प्लान था कि मंगोल पे अटैक करे वो अटैक नहीं कर पाए। ओके What happened to Delhi Sultanate in 15th to 16th century?
ये वाला जो पोर्शन है 15th to 16th सेंचुरी, इस दौरान दिल्ली सल्तनत की डिक्लिनेशन का पीरियड है, यानी कि यहाँ से दिल्ली सल्तनत गिरती गई है ना। कहाँ से स्टार्ट की थी? फ्रॉम 12th सेंचुरी, और गिरी कब? बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी। आइए पढ़ते हैं। आफ्टर तुगलक द सैयद एंड द लोदीज रूल द एम्पायर। तुगलक के बाद दो डायनेस्टी और थी जिन्होंने रूल किया था, सैयद एंड द लोदी डायनेस्टी। However, by the time Delhi Sultanate had lost its stronghold and there were many new independent kingdoms and dynasties such as Malwa, Bengal, Gondwana, Gujarat, Rajput and Vijayanagar। इस दौरान दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुका था, ओके, आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे कि काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट राजा डायनेस्टीज इमर्ज हो चुकी थी। उनमें से एक मालवा थी, बंगाल थी, गोंडवाना थी, गुजरात थी, राजपूत थी, विजयनगर, ये डायनेस्टी इमर्ज हो चुकी थी। उन्होंने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम में अपना घोषित कर लिया था। द न्यू रूलर्स बिल्ड फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड थ्राइविंग कैपिटल्स। उन्होंने अपने स्टेट्स पर ज़्यादा डेवलपमेंट किया, कैपिटल्स, अच्छे अच्छे कैपिटल्स बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए। वन सच रूलर वॉज मैंशनिंग ऑफ द शेर शाह शूरी हु डिफीटेड द रूलर ऑफ दिल्ली, ओके। और उसके साथ साथ उसी दौरान शेर शाह शूरी, जो कि जिन्होंने दिल्ली के जो रूलर थे उस समय, उनको हरा कर वो वहाँ दिल्ली के राजा बन गए। हुमायूं एस्टैब्लिश द सूरी डायनेस्टी इन द दिल्ली, ओके। शेर शाह सूरी ने हराकर वहाँ पर सूरी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया, ओके। शेर शाह सूरी 1540 टू 1545 5 साल तक उन्होंने वर्क करा अंडर स्मॉल टेरिटरी इन बिहार। लेटर ही फाइनली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, ओके। इसी दौरान जब हुमायूं, जो मुगल एम्परर जब धीरे धीरे स्टैब्लिश हो जाएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये स्टोरी थोड़ी उस मुगल डायनेस्टी के तरफ की है, ना कि अभी दिल्ली सल्तनत की, ओके। तो जब हुमायूं जब अपना कैपिटल स्टैब्लिश करता है तो उसको ये चैलेंज करता है, उसको वहाँ पे हारा देता है, और ये काफ़ी समय तक दिल्ली पर रूल करता है। आफ्टर कैप्चरिंग दिल्ली ही एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। ऑल्दो शेर शाह रूल लास्ट ओनली मोर ऑफ 6 years। हालांकि शेर शाह सूरी का दिल्ली पर जो रूल था उससे ज़्यादा समय तक नहीं चला, 6 साल तक चला। उसके बाद वापस से हुमायूं ने अटैक करा, और अकबर ने अटैक करा और वापस से अपने अंडर में मुगल एम्परर को, मुगल जो उनकी डायनेस्टी थी, वापस दिल्ली पर कंट्रोल करने लगी, इनफैक्ट इंडिया पर कंट्रोल करने लगी। ऑल दो शेर शाह लास्टेड ए mere of 6 years, he built a strong administrative foundation. It was so strong that Emperor Akbar followed his model when he consolidated the Mughal empire. Thus we find different rulers फ्रॉम डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स वाइल रूलिंग ओवर द दिल्ली। ये जो शेर शाह सूरी वाला इंसिडेंट है, ये आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्परर के बाद है। मुगल एम्परर में जब हुमायूं जब राजा रहता है मुगल डायनेस्टी का इंडिया में, तब शेर शाह सूरी उसको डिफीट कर देता है और 6 साल के लिए उसका पूरा रूल रहता है। उसके बाद वापस से इनके बीच में लड़ाई होती है मुगल डायनेस्टी और सूरी डायनेस्टी के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी हार जाता है। हालांकि शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काफ़ी स्ट्रांग था, अकबर ने उससे काफ़ी कुछ सीखा और उसी हिसाब से उन्हें एडमिनिस्ट्रेट किया। इसके साथ साथ अगर ग्रैंड ट्रंक रोड सुना होगा तो शेर शाह सूरी ने ही बिल्ड किया था। इन्होंने इसके साथ साथ काफ़ी सारे कैनाल्स बिल्ड किए थे जो कि इरीगेशन फैसिलिटी पर्पस के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे, ओके। यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत वाला कंप्लीट हो जाता है। जो लास्ट डायनेस्टी दिल्ली में बसती वो बसती ये लोधी डायनेस्टी, जिसमें इब्राहिम लोधी जो लास्ट रूलर थे। इस दौरान उन्होंने जो बाबर थे, जो कि मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनको इनवाइट किया कि इंडिया पर अटैक करें, क्योंकि उस समय जो अफ़गानिस्तान के जो राजा थे उस समय जो कंट्रोल कर रहे थे, वो लोग ये चाह रहे थे कि लोधी डायनेस्टी को फिर से हटा दिया जाए और अफगानिस्तान के रूलर से इंडिया पर रूल करना चाहे। तो यहाँ पर उनको सत्ता खोने का डर था, इस वजह से उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया पर आके अटैक कर लीजिए। और लेकिन इसके उल्टा ही हुआ, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोधी को ही हरा के दिल्ली पर आज दिल्ली सल्तनत के वो जो दिल्ली जो कैपिटल था उसको अपने रूल के अंडर लिया और अपना किंगडम यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया इंडिया, ओके। ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे अबाउट द मुगल एम्पायर, कौन कौन से मुगल एम्पायर्स आए, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।